गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के क्लासेस एंड मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के रिगार्डिंग में सब कुछ बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चार्जेस हैं उसके अंदर, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस तक जाने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं, क्या इनकी एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टैक्स से। सो हमने सबको सुना होगा, अपने पेरेंट्स को सुना होगा आपने, और आजकल न्यूज़ में बहुत चलता है कि टैक्सेस पे करने हैं, जीएसटी बढ़ गया और इनकम टैक्स के रेट्स कम हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे। सो टैक्स होता क्या है बेसिकली, और टैक्स हमें क्यों देना होता है गवर्नमेंट को। सो देखिए, टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज और लीवा इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, local, regional or national, on individuals, businesses or other entities to fund public expenditures and services. टैक्स जो है वो एक फाइनेंशियल चार्ज है। फाइनेंशियल चार्ज है किस चीज का? जो कि हम पे करते हैं टू गवर्नमेंट जस्ट टू यूज द फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सर्विसेज। जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि आप यूज करते हो रोडवेज बसेस, जैसे कि आप ट्रेन्स का यूज करते हैं, जो इन पे खर्चे होते हैं वो कहां से किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ द टैक्स रेवेन्यू। जो भी टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट को, वहीं से सारा फंड किया जाता है क्या? पब्लिक एक्सपेंडिचर। सो टैक्स क्या हुआ? एक चार्ज है जो कि आप पे करते हो जस्ट टू यूज ऑल द सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, जो पब्लिक यूज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्विसेज, जो भी आप गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करते हैं, लाइक रोडवेज, रोड्स बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीजें जो हैं उनकी जो फंडिंग है वो हमारी कहां से होती है? टैक्स से होती है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्या टैक्स है और कैसे है। मतलब पहली चीज जो आती है उसकी स्पेसिफिकेशंस, उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है। पहली चीज हम देखते हैं, ये होता है कंपलसरी इन नेचर। कंपलसरी नेचर, अगर आप इनकम, आपकी कोई इनकम है, आप कुछ कमा रहे हैं, तो दिस इज कंपलसरी, यू हैव टू पे टैक्स। आपको टैक्स देना ही पड़ेगा एंड दिस इज कंपलसरी, कंपल्सिव है। गवर्नमेंट इसके, आप अगर इसको पे नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ठीक है। दूसरी चीज आती है स्पेसिफिकेशन में, दिस इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू। ये एक इनकम जनरेटेड है, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। हम जो इनकम कमा रहे हैं, जो भी हम पैसा कमा रहे हैं, उसमें से हम कुछ हिस्सा अपना गवर्नमेंट को देते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट हमारा जो नेशन है, जो हमारा कंट्री है, उसको डेवलप कर सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सके, उसकी फैसिलिटीज जो हमारे को दी जाती हैं वो अच्छी हो सके। सो ये क्या है बेसिकली, क्या नेचर है इसका? एक रेवेन्यू नेचर है फॉर गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम। सो आगे बढ़ते हैं।
अथॉरिटी डाइवर्स फॉर्म। अथॉरिटी डाइवर्स फॉर्म का यहां पे मतलब होता है कि एक अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट ने यहां पे दी हुई है, बेसिकली किस पे, लोगों पे, कि आप अगर पैसा कमा रहे हो, आप कुछ भी इनकम कर रहे हो, चाहे आपकी बिजनेस इनकम है, चाहे आपकी रेगुलर पेइंग इनकम है, कोई भी चीज है, तो आपको अथॉरिटी से पे करना चाहिए टैक्स का। बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग पब्लिक सर्विसेज, जब आप सारी पब्लिक सर्विसेज यूज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो आपको एक जो पेमेंट है, एक छोटी सी पेमेंट है, वो आपको पे करनी चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी। टैक्स का जो स्ट्रक्चर है हर कंट्री टू कंट्री, हर नेशन टू नेशन डिफर कर सकता है। वैसे ही अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस चलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो उसमें भी फिर आगे आपके बहुत सारी अलग अलग टैक्सेस आ जाते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं। डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स ही रहता है, बट जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की तो उसमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं, तो वो हर नेशन टू नेशन डिफर कर जाते हैं। सो देयर इज स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी। हर स्ट्रक्चर का, हर एक नेशन का, हर एक कंट्री का एक वेरिएबल है, हर किसी के यहाँ अपने हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो जैसे कंट्री उनकी चल रही है, जहां पे जैसे नीड होती है उस हिसाब से इसको चेंज कर दिया जाता है। सो बेसिकली दिस इज द टैक्स जो कि हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। बेसिक जो चीजें थी वो टैक्स की यही थी, ठीक है। ये आपने इनकम टैक्स जब पढ़ी होगी तो उसमें भी इस चीज के बारे में पढ़ा होगा कि टैक्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। तो ये बेसिक चीज है। हम इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे नहीं जाएंगे, हम बेसिक टैक्स की अभी बात कर रहे थे। अब हम क्लासिफाई करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। आइए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स में दो टैक्सेस आ जाते हैं। पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। दो तरीके के टैक्सेस हैं टैक्स में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आगे देखते हैं कि हैं क्या ये दोनों। बात करते हैं पहले डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्ट वर्ड से ही समझ पा रहे होंगे कि जो कि डायरेक्टली पेड हो, ठीक है, सीधा पे कर दिया जाए। अब सीधा पे करने का मतलब कोई भी कर सकता है, बट डायरेक्ट टैक्स का यहां पे मतलब है द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। मतलब यहां पे इंसिडेंस ऑफ टैक्स का यह है कि जो टैक्स को पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स जो भी पे कर रहा है, उसको ही जो उसका बर्डन है वही वो बियर करेगा। मतलब बेसिकली अगर मैं इनकम कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, तो उसकी पेमेंट जो है ना टैक्स की, वो भी मैं ही करूंगा, उसको पे करने का कोई दूसरा हकदार नहीं है। सो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स मीन्स द पर्सन हु इज earning an income should have to pay the taxes. वो अपनी जगह किसी और से पेमेंट नहीं करवा सकता। सो बेसिकली ही हैज टू बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जैसे कि मैंने यहां पे आप देख सकते होंगे एक इमेज आ रही है, इमेज में दिखा रखा है कि ये एक आदमी है जो टैक्स का बर्डन वो कर रहा है। सो यहां पे बताया गया बर्डन बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ। बर्डन जो है टैक्स का कौन ले रहा है? ये ले रहा है। जैसे कि आजकल अगर मैं देखूं, देखो यहां पे टैक्स दिखा रखा है। आजकल मिडिल इनकम वाले जितने भी हैं, अपर मिडिल क्लास जो है, या मिडिल क्लास की बात करूं, अपर मिडिल क्लास भी नहीं बात करता, मिडिल क्लास की बात करता हूं, तो सबसे ज्यादा बर्डन हमारा जो है वो मिडिल क्लास एम्प्लॉइज पे ही है। बेसिकली होता क्या है, मिडिल क्लास एम्प्लॉइज जो हैं
मिडिल क्लास जो है हमारी, सबसे ज्यादा जो है वो वर्किंग मिडिल क्लास ही है, जो सर्विस आपके वर्किंग कर रही है, जॉब्स में है, और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो भी बहुत ऐसी, इनकम जो है बहुत अच्छी नहीं है. सो दे आर द मोस्ट हाई पेइंग टैक्सेस जो कि मिडिल क्लास पे करती है. बिकॉज टैक्स सिस्टम हमारा ऐसा है जहां पे जितना ज्यादा आपका मिडिल क्लास वाली सिनेरियो रहेगा वहां पे आपको ज्यादा पेमेंट होगी. बट टू बी ऑनेस्ट, जो डायरेक्ट टैक्स है वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है नेचर. प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी उसके साथ इंक्रीज होता रहेगा. होना ऐसा ही चाहिए, बट लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि थोड़ा सा वहां पे मिडिल क्लास पे ज्यादा फोकस रहता है, मतलब. बट हाँ, मैं कहूंगा कि इस बारी का जो बजट आया है उसमें बहुत अच्छा मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीजें दी गई हैं. 12 लाख तक आपको टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बट उसमें भी कंडीशंस है. बट स्टिल मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी हेल्प है, बहुत अच्छी चीज है. सो डायरेक्ट टैक्स का मतलब आपको समझ आ गया होगा, वो टैक्स जो कि आप अपनी इनकम पे बियर करते हैं. आप जो भी इनकम कर रहे होंगे उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है, और उसी को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. ठीक है, ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी इंक्रीज होता रहेगा. आइए इसके हम आगे देखते हैं. एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट टैक्स की, वो पढ़ लेते हैं. पहली, प्रोग्रेसिव. डायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन प्रोग्रेसिव, मीनिंग हायर इनकम इंडिविजुअल्स पे मोर, विच हेल्प्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी. सो मैंने आपको जैसे बताया कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव होता है नेचर में. प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? मीनिंग हायर इनकम इंडिविजुअल्स पे मोर. जितने भी हायर पेइंग वो होंगे वो ज्यादा देंगे टैक्स. जो ज्यादा इनकम कर रहा है वो टैक्स भी ज्यादा देगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इट हेल्प्स रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी. अब इनकम इनइक्वालिटी कैसे हेल्प करेगा ये रिड्यूस करने में? देखिए, सीधी सी बात है. अगर मैं कहूं कि एक इंडिविजुअल है जो कि मिडिल क्लास एम्प्लॉय है, इनकम उसकी अराउंड है 3-4 लाख रुपए साल की, और मैं उसे कहूं कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा. अगर 4 लाख रुपए आपकी एक सैलरी है साल भर की, और उस पे किसी को कह दिया जाए कि आपको 30% वो देना पड़ेगा टैक्स, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? यह आपका होगा 1,20,000 रुपए. मतलब बेसिकली 1,20,000 रुपए वो टैक्स में पे कर रहा है. बट मैं अगर कहूं कि किसी की सैलरी है जो कि हायर इनकम ग्रुप में आता है, फॉर एग्जाम्पल हायर इनकम ग्रुप का मैं लेता हूं, किसी की सैलरी 20 लाख रुपए है एंड उसको पे करना पड़ रहा है 30%, तो कितना वो दे रहा है? 6 लाख रुपए. सो ये इक्विटेबल है. क्यों इक्विटेबल है? रीजन है, आप देखिए होता क्या है, जो कमा ज्यादा रहा है, जो पैसे कमा ज्यादा रहा है, ही इज वर्थ ऑफ पेइंग मोर ऑल्सो. वो पे कर सकता है, और प्लस वो यूज भी उतना ही कर रहा होगा. सो दैट्स वाई जितनी आपकी इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ती जाएगी तो आपको पेमेंट ज्यादा करनी चाहिए. इसी वजह से इनइक्वालिटी को हटाने के लिए यहां पे इसका यूज किया जाता है. सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी इंक्रीज होता जाएगा, बट एट अ सर्टेन लिमिट. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम बहुत बढ़ गई तो आप 100% टैक्स दोगे, ऐसा नहीं है. देयर इज अ सर्टेन लिमिट जहां तक वो इंक्रीज होता रहेगा. अगला पॉइंट देखते हैं. अगला पॉइंट है इक्विटेबल. इट इज बेस्ड ऑन टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे, एंश्योरिंग फेयरनेस इन कॉन्ट्रीब्यूशन. इक्विटेबल, बेसिकली इक्विटेबल का मतलब है कि टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे. जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में बात करी
कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है। तो वही चीज यहां पे आ जाती है कि इक्विटेबल है, जितना एक टैक्स पेयर पे कर सकता है वो उतना ही आपसे टैक्स लेंगे। ऐसा नहीं है कि सबसे 30% ले लिया जाएगा या सबसे 40% चार्ज किया जाएगा। जितनी जितनी आपकी इनकम है वैसे वैसे आपको पेमेंट करनी होगी। सो दैट इज व्हाई इट इज इक्विटेबल। थर्ड पॉइंट है स्टेबल रेवेन्यू। मैंने आपको बताया कि जो टैक्स है बेसिकली लिया क्यों जाता है, गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस को चार्ज करती है, गवर्नमेंट क्यों लेती है। सो जैसे कि हमारी इनकम है, हम कहीं काम कर रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हमारे को एक इनकम चाहिए होती है खर्चा करने के लिए, या काम करने का हम उसको बेसिकली एक रिवॉर्ड ट्रीट करते हैं। तो जब हम एज अ रिवॉर्ड एक चीज को ले सकते हैं, तो वाई डोंट वी कैन गिव टू इट टू गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कर रही है, पब्लिक सर्विसेज बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रही है, हमारी कंट्री डेवलप कर रही है अच्छे से, सो जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या हमारा ये हक नहीं बनता कि हम गवर्नमेंट को भी कुछ अपना हिस्सा उसमें से दें कि हाँ जी हम भी इसमें हिस्सेदार हैं। सो दैट इज नोन एज रेवेन्यू। दैट इज वाई टैक्स इज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोवाइड अ स्टेडी सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, एस्पेशली थ्रू इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्सेस। जो इनकम है और कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं उनसे गवर्नमेंट के पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट आगे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स कर पाती है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करा पाती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाती है। सो बेसिकली इट इज अ रिवॉर्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो दिस इज अ रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट इनकम जिसे हम कहते हैं, जो कि जनरेट होती है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है लेस impact on prices. Unlike indirect taxes, direct taxes do not directly affect the price of goods and services. देखिए अभी हमने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ा नहीं, तो जब हम पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं, कैसे वो लिवाए होते हैं, कैसे वो चीज़ें चलती हैं सारी। बट हाँ मैं इस चीज़ से एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इसकी एडवांटेजेस में ये दिया गया कि लेस इंपैक्ट ऑन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात कही है। हम डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, हमारी जो इनकम है उस पर हम इनकम टैक्स को दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स अगर हम पे कर रहे हैं ड्यू टू दैट क्या प्राइसेस एंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इफेक्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? उसका रीजन है आप टैक्स तो अपनी इनकम पे दे रहे हैं, आप जितना कमा पा रहे हैं उसकी क्षमता के हिसाब से आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो prices of goods and services won't be affected directly on that. आप डायरेक्टली प्राइस जो है उससे कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ इनडायरेक्टली की बात करेंगे, एक कंपनी है उसकी भाई उसके यहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, तो 15 लोग को वो इनकम दे रही है, अब उस पर कुछ टैक्स जा रहा है तो वो उनके इनकम टैक्स के हिसाब से रहेगा। बट द पॉइंट इज हियर कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करें, कंपनी है कॉर्पोरेट टैक्स है, उसने कॉर्पोरेट टैक्स पे करा, सो वो कहती है कि यार मैं अपने जो प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ थोड़ा सा ऊपर मेरे को सेल करने चाहिए प्राइसेस, मेरे को कॉर्पोरेट टैक्स भी देने होते हैं, ये भी देना होता है। सो बेसिकली इट वोंट इफेक्ट डायरेक्टली। इनडायरेक्ट की बात करो तो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा बट डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई यहां पे इंपैक्ट ऑन प्राइसेस जो होता है वो होता है लेस। सो ये तो थी कुछ एडवांटेजेस जो कि डायरेक्ट टैक्स की होती हैं। अब जब एडवांटेजेस किसी चीज की हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी, तो आइए डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, पहला है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होता है? आपने सुना होगा कि गांव में हम जाते हैं, तो आज के टाइम पे तो नहीं है, आज के टाइम पे तो चीजें अच्छी हो चुकी हैं, बट पहले हमने ये चीज नोटिस करी है कि हम गांव एरिया में जाते हैं तो वहां पे बिजली की चोरी होती है। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत चीजें सुधर गई हैं, बहुत अच्छा हो गया है मैटर। वैसे ही हम देखें तो एक जो मेजर फॉल्ट है ना डायरेक्ट टैक्स के अंदर, वो यही है टैक्स की चोरी होना, टैक्स इवेजन जिसे हम बोलते हैं टैक्स इवेजन। बेसिकली
होता क्या है, पीपल और कंपनीज माइट ट्राई टू अवॉइड पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस थ्रू द फ्रॉड और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि मेरी एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, मेरे कंपनी में 15 एम्प्लॉयज हैं जो मैंने रखे हुए हैं। मैं 15 एम्प्लॉयज की डिफरेंट इनकम्स उनको देता हूं, उनकी जो सैलरी है वो डिफरेंट कैटेगरीज में है। बिकॉज आई एम पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉयज, तो वो डायरेक्ट एक सैलरी स्लिप के थ्रू जाती है। अगर मैं 10,000 रुपए पे कर रहा हूं तो वो 10,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट के अंदर जा रहे हैं और वो बैंक अकाउंट में शो हो रहे हैं। ठीक है, ये तो चीज हो गई उन लोगों का जिनके पास भाई जिनकी सैलरी आती है डायरेक्ट बैंक के थ्रू। बट कुछ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जहां पे सैलरीज आती हैं थ्रू कैश, या जो मैं कहूं बिजनेसेस है, छोटे मोटे बिजनेस खुले हैं, किराने की दुकान है या कोई एक शॉपकीपर है। तो इन सब चीजों, इन जो ये लोग हैं, इनकी बिजनेसेस की इनकम आप कैसे जज करेंगे? ये तो वही जज कर सकते हैं जो कि वो कैलकुलेट हुई, जब वो कैलकुलेट हुई। और ऐसे कैलकुलेशंस में ज्यादातर केसेस में क्या होता है, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं जिससे कि उन्हें टैक्स क्या पड़े, कम देना पड़े या देना ही ना पड़े। अगर मैं ये कहूं कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप एक कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपको टैक्स निल है, तो आप क्या कहोगे, यार बहुत अच्छी बात है, मैं क्यों दूं टैक्स, मैं तो हुई नहीं उस कैटेगरी में। और आपकी इनकम, जैसे कि अगर मैं इस साल की बात करूं जो कि गवर्नमेंट ने अभी बजट में दिया है कि 12 लाख तक जो इनकम है वो निल रहेगी। मतलब आपको इनकम टैक्स, अगर आपका 12 लाख तक इनकम हो रही है आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना, अगर आपकी 12 लाख तक इनकम है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आप खुश। तो बट दिस इज द पॉइंट कि यहां पे जब अगर हम देखते हैं तो हम ये समझना चाहिए हमारे को कि हमारी 12 लाख तक इनकम है और हम बिल्कुल फेयर इनकम अपनी शो कर रहे हैं, तब हमारे लिए बहुत अच्छा है। बट लोग ऐसे हैं जो कि अंडर रिपोर्ट करते हैं अपनी इनकम को। अंडर रिपोर्ट में क्या होता है, भाई मेरी है 20 लाख इनकम, मैंने दिखा दी 12 लाख, मैंने कहा जी मैं तो 12 लाख ही इनकम है मेरी, आप देख लो, पेपर्स भी सारे मैंने शो कर दिए, सब कुछ कर दिया। तो जब मैंने सब कुछ कर दिया तो हुआ क्या, मैंने जो टैक्स देना था 20 लाख की इनकम पे, मैंने वो टैक्स नहीं दिया, मेरा टैक्स हो गया निल। सो दिस इज नोन एज टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना बिकॉज ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द इनकम। जितना भी आप कमा रहे हैं उसको आप अंडर रिपोर्ट कर देते हैं, ये बोल के कि हमारी तो इनकम इतनी है। एंड दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रैक्टिस जो कि यहां पे करी जाती है, जिसके कारण से रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट का वो कम हो जाता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है हमारा डायरेक्ट टैक्स का। अगला आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्सेस रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड कैन इन्वॉल्व हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कभी आपने सुना है, आप अपने शहर में देखें तो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होगा पूरा का पूरा, क्यों, क्या जरूरत है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जरूरत इसी वजह से पड़ती है क्योंकि हमने डायरेक्ट टैक्स पेमेंट, लोग जो हैं डायरेक्ट टैक्स पेमेंट करते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं। जब डायरेक्ट टैक्स पेमेंट होगी, उसका अकाउंटिंग, उसको संभालना, उसको किसने कितना पेमेंट करा है, किसने कैसा पेमेंट करा है, वो सारा इन्वॉल्व कर जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उनको चलाने के लिए कोई कॉस्ट लगेगी एंड दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सो बहुत बड़ा
एक सिस्टम बनाया जाता है कि कोई इसमें इश्यूज ना हो सके, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इनकम जो रिपोर्ट कर रहा है वो सही होए, सारी चीज़ों को देखते हुए एक कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम बन जाता है, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बहुत हाई हो जाती है। सो दैट इज वाई एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है। अगला आ जाता है बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। डायरेक्ट टैक्स मे बी फेल्ट मोर डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन और रेजिस्टेंस। देखिए, मैं कहूं कि मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, आप मेरी कंपनी में काम करते हैं, एंड मैं आपको साल की 6 लाख रुपए सैलरी देता हूं, ठीक है? तो आप कहोगे यार मैं बहुत अच्छा है, मेरे लिए साल भर का काम है, मैं काम कर रहा हूं और मेरे को उसका सैलरी मिल रही है, तो खुश हो जाओगे आप। और हर एक इंसान खुशी होता है यार, पैसे मिलते हैं, किसको मजा नहीं आता है कि नहीं? अब चलो सैलरी की बात तो छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं आप गए केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? सब देखते ही होंगे अमिताभ बच्चन जी को, और आई गेस 20 से 25 साल हो चुके हैं उन्हें रेगुलर केबीसी करते हुए। सो जब केबीसी में कोई कंटेस्टेंट जाता है, वो अपने बल से गया, अपनी माइंड से गया, अपना उसने एक इंटरव्यू क्लियर किया होगा और राउंड्स क्लियर करे होंगे थ्रू नॉलेज, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद वो वहाँ पहुँचा और वहाँ पे वो एक प्रॉफिट ऑफ अमाउंट जीता, जो कि 1 करोड़ है या 50 लाख है या 7 करोड़ है, जो भी है। सो मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7 करोड़ ही कोई जीत गया, ठीक है? हालांकि अभी तक कोई जीता नहीं है 7 करोड़, बट ठीक है, 7 करोड़ रुपए उसने जीते अपनी, कैसे? अपने नॉलेज के बेस पे। नॉलेज थी जिसके बेस पे उसने ये जीता, बट क्या वो टैक्स नहीं देगा उस बात पे? ही इज एंटाइटल्ड टू पे टैक्स और ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पे टैक्स। एक्चुअली में ही विल बी पेइंग टैक्सेस एंड दैट विल बी मच हायर, जो कि वो एज अ इनकम देता है। क्यों? क्योंकि दैट इज अ लॉटरी, इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉटरी, एंड लॉटरी पे टैक्सेस मच हायर होते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जब आपको लॉटरी लग गई कोई, तो आपको तो यार टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। बट क्या ये लॉटरी थी? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपने नॉलेज पे गया, बट ही वन अ गेम, जो कि गेम जो भी होता है उसको लॉटरी ही कंसीडर किया जाता है। सो बेसिकली बात सीधी सी इतनी है कि अगर मैं कुछ चीज करके कमा रहा हूं पैसा, तो मैं क्यों टैक्स दूं? हर एक इंसान ऐसा सोच सकता है। तो दैट इज वाई इट इज नोन एज बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स। अब देखो, बात इतनी सी है कि अगर इंसान ये समझ जाता है कि भाई ये बर्डन नहीं है, दिस इज नॉट अ बर्डन, दिस इज एक्चुअली आई एम पेइंग समथिंग फॉर द गुड डीड्स दैट द गवर्नमेंट डन फॉर द पब्लिक सर्विसेज एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, फॉर अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर प्रोवाइडिंग टू अस। सो इफ आई थिंक इन दैट वे, अगर मैं उस हिसाब से इस चीज को समझता हूं कि मैं कुछ अगर पेमेंट कर रहा हूं गवर्नमेंट को, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स दे हैव डन एंड वट एवर द थिंग्स दे आर डूइंग फॉर डेवलपिंग द कंट्री, उसके लिए मैं दे रहा हूं, तो शायद मेरे को ये कभी बर्डन ना लगे। बट अगर मैं इसे इस तरीके से देखूं कि यार मेहनत मैं कर रहा हूं पूरे साल भर, और उसके बाद मेरे को एक हिस्सा अपनी सैलरी का गवर्नमेंट को देना पड़ता है फ्री में, तो मेरे को ये हमेशा बर्डन लगेगा। सो होता है कुछ लोगों को दिस इज कंसिडर्ड एज अ बर्डन कि भाई मैं इतनी मेहनत कर करके कमाता हूं और फिर गवर्नमेंट मेरे से लेके चली जाती है फ्री में। सो ये एक नॉर्मल टेंटेटिव कंडीशंस रहती हैं जो कि हर एक इंसान के अंदर रहती है, एंड दैट इज व्हाई दिस लीड्स टू डिससैटिस्फैक्शन और रेजिस्टेंस।
इसी वजह से लोग जो हैं डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि यार हमें टैक्स पे नहीं करना, और इसको रेजिस्ट भी करते हैं, इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, यार टैक्सेस आर नॉट गुड, हमें नहीं पे करना, एंड दैट्स व्हाई टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करी जाती है। सो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। अगला है कॉम्प्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लायंस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टैक्स पे करने का वो बहुत इजी है, कि भाई स्लैब्स दे दिए गवर्नमेंट ने और उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स को पे कर दो। बट एक्चुअली में जब आप टैक्स पे करने जाते हो, आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलते हैं कि हमारे को अपना टैक्स पे करना है इनकम पे, तो वो आपको बताएगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कि आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे। सो वो जैसे आपको बता देगा, जैसे वो कर देगा, बिकॉज ही इज ऑफ दैट नेचर, ही हैज़ दैट इनकम, ही इज दैट जॉब प्रोफेशन जो कि यही काम करते हैं। सो वो कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकता है, बट आप नहीं समझ पाएंगे बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स जॉब। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जो कि आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तभी होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा इजी पे गोइंग नहीं है कि बहुत इजीली आपने बहुत इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया कि इतना टैक्स मेरे को पे करना है। बहुत सारी चीजें आती हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार पांच चीजें, बहुत सारी चीजें मिलजुल के आती हैं, तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। सो उस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा भी कुछ होती हैं डिसएडवांटेजेस जो कि आप पढ़ सकते हैं अपने आप, कुछ समझ नहीं आएगा यू कैन आस्क ऑन द कमेंट्स। आगे देखते हैं, ये तो बात थी अभी तक हमारी डायरेक्ट टैक्सेस की। अब बात करते हैं, अगला जो हमारा वो था इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अभी तक हमने डायरेक्ट टैक्स की बात करी कि डायरेक्ट टैक्स तो जो हम देते हैं भाई वो होता है हमारी इनकम पे, जो भी हम इनकम कर रहे हैं हमने उस पर एक पेमेंट करनी है और उसको हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जो कि हम खुद इनकम कर रहे हैं उस पर हमने डायरेक्टली पेमेंट कर दी। बट अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है यार? हम मतलब एक तो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, एक साथ में इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं। चलो देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स is a tax that is levied on goods and services rather than income or profits. It is collected by an intermediary such as a retailer or manufacturer from the consumer at the point of sale, and business then remits the tax to the government. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जैसे कि हमने डायरेक्ट टैक्स में बात करी थी कि जो टैक्स है वो हम इनकम, जो भी इनकम हो रही है उस पर पे कर रहे हैं। बट जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? गुड्स पे एंड सर्विसेज पे। किस पे लग रहा है? गुड्स और सर्विसेज जो आप बाय कर रहे हो उन पे, रादर देन ऑन इनकम और प्रॉफिट्स। जो भी आपकी इनकम हुई, प्रॉफिट्स हुए, उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो तो डायरेक्ट टैक्स में हम पे कर चुके। बट इनडायरेक्ट टैक्स जब भी लगेगा वो लगेगा किस पे? आपने जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज करी है उन पे। कलेक्ट कौन करेगा? आपसे लेगा कौन? रिटेलर या मैन्युफैक्चरर। जो प्रोडक्ट को बना रहा है या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो आपसे टैक्स ये कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद देगा किसको? गवर्नमेंट को। सो बेसिकली टैक्स तो हमने ही दिया, बट इनडायरेक्ट वे में हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को ना दे करके पहले हमने रिटेलर को दिया या एक प्रोड्यूसर को दिया या मैन्युफैक्चरर को दिया, उसने उस अमाउंट को दिया आगे टू द गवर्नमेंट। एग्जांपल क्या है? सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं।
एडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट टैक्स की कुछ एडवांटेजेस थी, प्रोग्रेसिव था नेचर में और बहुत सारी जो हमने एडवांटेजेस पढ़ी, वैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स की भी कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या क्या है? पहला है इजियर टू कलेक्ट, सबसे बेस्ट। क्यों? इनडायरेक्ट टैक्स में आपको कुछ भी ज्यादा करना नहीं है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूं, मैंने कोई चीज परचेज करी, फॉर एग्जांपल मैंने एक फोन बाय करा, मैंने एक फोन बाय कर लिया, व्हेनेवर आई बॉट अ फोन, मैंने एक अमाउंट पेमेंट कर देनी है एज अ टैक्स। वो अमाउंट जो है, वो जो रिटेलर है वो किसे दे देगा? सीधा डायरेक्टली गवर्नमेंट को। तो क्या है, जब भी मैं कोई चीज परचेज करूंगा उसमें से एक अमाउंट कट जाएगी, वो चल जाएगा हमारा एज अ टैक्स टू दी गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया? इजियर टू कलेक्ट। देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफन easier to collect because they are levied on goods and services, and businesses are responsible for collecting and remitting them. जितने भी बिजनेसेस हैं वो ही लिवाई करेंगे गुड्स एंड सर्विस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो भी वो सेल आउट कर रहे हैं अपनी गुड्स या सर्विसेज उन पे, और वो ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कलेक्टिंग एंड रेमिटिंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो अगला देखो, अगला पॉइंट है वाइडर टैक्स बेस। अब इनकम में क्या होता था? इनकम टैक्स है, बेसिक चीज है, एक इनकम है एक इंसान की, उस पर टैक्स लग गया, दैट्स इट, बात खत्म। बट अगर हम बात करें कि इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। तो एक टैक्स बेस जो है बहुत वाइड हो जाता है, हर एक गुड्स के लिए अलग तरीके का टैक्स हो सकता है। कैसे? सिंस इट इज अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट एंश्योर्स दैट पीपल फ्रॉम ऑल इनकम लेवल्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। और ऐसे में ही हर एक जो ग्रुप है वो इस पे आपका सपोर्ट करेगा, चाहे वो कितना भी इनकम कमाता हो, चाहे वो कितनी भी इनकम रखता हो। बट इफ अ पर्सन इज बाइंग अ प्रोडक्ट, अगर एक वो आईफोन ले रहा है, चाहे उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना हो, चाहे उसकी इनकम 50,000 रुपए महीना हो, अगर वो एक आईफोन परचेज कर रहा है तो दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ टैक्स को पे करेंगे। सो यहां पे वाइडर टैक्स बेस है, सारे के सारे इनकम स्ट्रक्चर वाले सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस को पे करेंगे। अगला आ जाता है लैक्स इवेजन। It's harder for consumers to avoid paying indirect taxes compared to direct taxes like income tax because they are included in the price of goods and services. देखिए, अब सीधी सी बात है, आप प्रोडक्ट तो सारे लेंगे ही लेंगे, ठीक है, आप मार्केट में हैं, आपको कोई चीज चाहिए तो आप परचेज करेंगे जाके। एंड ऐसा तो होगा नहीं ना कि अगर कोई 50 रुपए की चीज है, डिस्काउंट भी आपको मिल गया, उसके बावजूद भी वो चीज 25 रुपए की है आफ्टर डिस्काउंट, तो आप 25 रुपए ना दे करके कहें कि मैं तो 20 ही रुपए दूंगा यार, टैक्स नहीं दूंगा तेरे को, नहीं होगा ना। यू हैव टू पे टैक्सेस, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से यहां पे जो टैक्स इवेजन है वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे एंड सो यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट। अब आप कहोगे, कुछ लोग कहेंगे कि सर बिल नहीं लेते तो लोग टैक्स पे नहीं करते, वो कहते हैं डिस्काउंट में दे दूंगा। देखिए, हर एक चीज की लूप होल्स होती है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के हैं। सो यहां पे भी प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो हम तो ये सोच के दे रहे हैं टैक्स की भाई एक जो रिटेलर है
वो ये पे करेगा वहां पे। बट क्या ऐसा होता है? जरूरी नहीं है। लोग टैक्स को बचा लेते हैं, नहीं पे करते, वो दिखाते नहीं है कि उन्होंने ये प्रोडक्ट सेल आउट करा। तो ऐसी भी कंडीशंस है। बट स्टिल अगर हम कंसीडर करें फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस, तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस में स्टिल इवेजन इज वेरी हाई, बट इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इवेजन कम हो जाता है, बिकॉज जो अल्टीमेट कंज्यूमर है ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्सेस। अब आगे रिटेलर उसको गवर्नमेंट को देता है नहीं देता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगला पॉइंट आ जाता है रेवेन्यू जनरेशन। ये हम बात कर ही चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो। ये तो थी कुछ एडवांटेजेस, इसके अलावा भी बहुत सारी होंगी, आप बुक्स में देख लीजिएगा। आगे देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला आ जाता है रिग्रेसिव इन नेचर। Indirect tax tend to be regressive, meaning they take a larger percentage of income from low income individuals than from high income individuals. देखिए, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक एम्प्लॉई है जो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है और वो जाके आईफोन लेता है, तो वो भी सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करेगा जितना एक पर्सन जो कि 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो आईफोन लेगा, वो पे करेगा। सो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, ये रिग्रेसिव है नेचर में। जिसकी कम इनकम है उसे भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है, जिसकी ज्यादा इनकम है उसको देना पड़ेगा। सो ये एक रिग्रेसिव नेचर वाला टैक्स होता है। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी इनडायरेक्ट टैक्स कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, कोई बता पाएगा? सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। सो इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली आप सुनते होंगे कि हर साल में कुछ ना कुछ चीजें महंगी होती रहती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। आपने बहुत बारी सुना होगा ये न्यूज में, अपने बड़े पेरेंट्स से सुना होगा, यार इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन से रेट्स बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो वहां पे आपने ये चीज़ बहुत बारी सुनी होगी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देता है प्राइसेस। बिल्कुल सही बात है, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है। इन्फ्लेशन क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप प्लीज कमेंट में मेंशन करें, जिसे भी पता है इन्फ्लेशन क्या है, तो फिर अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। डू कमेंट नीचे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस। इन्फ्लेशन बेसिकली इंक्रीज कर देता है हमारे प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग को। जो भी हमारी कंज्यूमर है विद टाइम जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ जाते हैं। सो जब इन्फ्लेशन होता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स के रेट्स बढ़ते हैं, उसी की वजह से हमारे जो टैक्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है। सो जैसे जैसे इन्फ्लेशन आएगा, जैसे जैसे कॉस्टिंग बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, वैसे वैसे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज इन्फ्लेशनरी इन नेचर। अगला पॉइंट है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। अब देखो, जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे तो बर्डन किस पे था? जो कि इनकम जनरेट कर रहा है, जिसकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स था। यहां पे क्या है, जो प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है ना, जो प्रोडक्ट बना रहा है, जो सर्विसेज बना रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। वो नहीं टैक्स देगा, वो कहेगा मैं थोड़ी यूज कर रहा हूं, यूज तो कोई और करेगा। तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो पे करेगा। तो बर्डन किस पे आ गया? ऑन कंज्यूमर्स। जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर है जो कि प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, बस वो कर देगा जी पैसे। तो जो कि यूज करेगा प्रोडक्ट को वो देगा पैसे। अब तुम बोलोगे यार
सर जी किसी ने गिफ्ट कर दिया मेरे को, तो यूज तो मैंने करा, गिफ्ट उसने करा था, तो भाई वो गिफ्ट कर रहा है ना आपको, दैट इज अ गिफ्ट, तो आप यूज करो। बट द पॉइंट व्हेन ही वाज परचेजिंग इट, रिटेलर को थोड़ी पता है या मैन्युफैक्चरर को थोड़ी पता है कि वो गिफ्ट करने के लिए परचेज कर रहा है। तो जो भी वो परचेज कर रहा है फॉर दी कंजम्पशन, चाहे वो गिफ्ट करे बट इट इज फॉर कंजम्पशन, तो हमेशा कौन पे करेगा? कंज्यूमर करेगा। तो बर्डन हमेशा किस पे रहने वाला है? कंज्यूमर पे। रिटेलर ने भी, अब आप ये भी पूछ सकते हो, क्वेश्चन तो ये भी आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई सर रिटेलर भी तो परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, तो वो क्यों नहीं देगा टैक्स? बिल्कुल देगा। अगर वो कंजम्पशन कर रहा है तो वो देगा, अगर वो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो आगे बेचने के लिए ले रहा है, तो वो कंज्यूमर जो अल्टीमेट है उससे ले लेगा टैक्स और फिर दे देगा मैन्युफैक्चरर को। सो बेसिकली यहां पे भी देखो बता रखा है, while businesses collect the tax, the cost is ultimately passed on to the consumers, making it potentially burdensome for them. So चाहे रिटेलर ले या मैन्युफैक्चरर ले, टैक्स की पेमेंट जो भी होगा वो कौन देगा? अल्टीमेट कंज्यूमर देगा। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये तो बात हमने टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ ली, हम ये पॉइंट इनडायरेक्ट टैक्स में भी पढ़ लेते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, मतलब पता नहीं किस किस टाइप के टैक्सेस है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो अब ये चीज नहीं रह गई है बिकॉज ऑफ जीएसटी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सारी सिचुएशन में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जीएसटी को लाया गया, कैसे कैसे उसको लगाया गया, और बहुत अच्छी चीजें हुई हैं जीएसटी की वजह से। बट स्टिल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई? यार जीएसटी से पहले ना 7 तरीके के टैक्सेस थे। वैट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई। तो ये क्या है? ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? प्रोडक्ट पे लग रहे हैं ना, सर्विसेज पे लग रहे हैं, सर्विस टैक्स से सर्विस पे लग रहा है। तो सबका एक अपना कॉम्प्लेक्स नेचर है, सबका एक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, हर एक अलग तरीके से लगेगा। और यही एक रीजन था कि गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी लेके आई। दे इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी, जिससे कि ये जो कॉम्प्लेक्स सिटीज है ना, इतने सारे टैक्सेस हैं, हर एक प्रोडक्ट पे अलग टैक्स लग रहा है, किसी पे वैट लग रहा है, किसी पे सर्विस टैक्स लग रहा है, आपका एक्साइज ड्यूटी लग रही है, किसी पे कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लग रहा है। तो इन सबको हटा करके उन्होंने कहा सब हटा दो, क्या ले आओ? जीएसटी ले आओ। एक टैक्स होएगा, कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो जाएगी। सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स भी एक कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन बियर करता है। सो इस वजह से इसको कम करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। हालांकि जीएसटी भी एक बहुत इजी स्ट्रक्चर नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स तो वो भी होगा, बट थोड़ा सा बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस जो कि पहले हुआ करते थे उनको कम कर दिया गया, तो थोड़ा सा हायर वो चीज कम हो गई। तो ये था आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे देखते हैं। दोनों में डिफरेंस एक बार ही देख लेते हैं, क्या क्या है डेफिनेशन दोनों की, हम वो कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स levied directly on income, wealth or property of an individual or organization. Indirect tax levied on goods and services paid by consumers through businesses. डायरेक्ट टैक्स किस पे लग रहा है? डायरेक्टली इनकम और वेल्थ पे ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों की इनकम या वेल्थ जो होगी उस पर डायरेक्टली पेमेंट देनी है हमने टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? कौन देगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, देगा कौन? कंज्यूमर, जो कि बिजनेसेस से परचेज कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट, हु पेज, कौन पे कर रहा है? पेड डायरेक्टली बाय द इंडिविजुअल, जिसकी इनकम है
वो ही इसको पे करेगा, या जो एंटिटी है वो ही उसको पे करेगी डायरेक्टली टू गवर्नमेंट। यहां पे कौन परचेज कर रहा है? पे कौन करेगा? पेड बाय कंज्यूमर। देगा कौन? कंज्यूमर। बट कलेक्ट कौन कर रहा है उसको? बिजनेस। अल्टीमेट पे कौन कर रहा है? बिजनेसेस टू दी गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। आपकी इनकम पे जो लग रहा है वो इनकम टैक्स, जो आप बिजनेस हैं, आपकी कॉर्पोरेट एंटिटी है तो कॉर्पोरेट टैक्स, नहीं तो आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स। यहां पे सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी। जो भी प्रोडक्ट है आपने परचेज करे हैं उस पर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे टैक्स लगते हैं। प्रोग्रेसिवनेस, डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव है नेचर में, हायर इनकम है हायर टैक्स होएगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव है नेचर, अफेक्ट्स ऑल इनकम लेवल्स इक्वली। कोई भी किसी की भी कैसी भी इनकम हो, टैक्स तो भाई उतना ही देना पड़ेगा जितना है, कोई मतलब नहीं है। आईफोन ले रहे हो, आईफोन यूज कर रहे हो तो बेटा टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। लग्जरी आइटम यूज कर रहे हो, बीएमडब्ल्यू लेने जा रहे हो तो बीएमडब्ल्यू तुम लो या लोन, डायरेक्ट कैश दे के आओ, इतना पैसा है कैश दे के आ रहे हो भाई बीएमडब्ल्यू लेने के लिए, तो भाई पूरा टैक्स तुम भी उतना ही दोगे, या लोन पे ले रहे हो तब भी उतना ही दोगे। बेसिकली क्या है, यूज तुम करने वाले हो किसी प्रोडक्ट को तो टैक्स भी पूरा देना पड़ेगा। तो ये क्या है? रिग्रेसिव है नेचर में। टैक्स बर्डन, फुल बर्डन ऑफ द टैक्स इज बियर्ड बाय टैक्स पेयर। जो भी टैक्स पेयर है, जिसकी इनकम है, वो ही सारा का सारा बर्डन बियर करेगा डायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स का कौन बर्डन पे करेगा? कंज्यूमर। बर्डन इज पास टू कंज्यूमर एज हायर प्राइसेस। जो भी टैक्स है भाई हम तो ले लेंगे। रिटेलर क्या कहता है? रिटेलर कहता है मैं कंज्यूमर नहीं हूं प्रोडक्ट का, मैं नहीं दूंगा टैक्स, मैं तो लूंगा। किससे लूंगा? जो कंज्यूम करेगा, जो यूज करेगा प्रोडक्ट, मैं उससे ले लूंगा पैसे, मेरे को मतलब नहीं है। मैं तो भाई बीच का एक इंसान हूं जो कि पैसे लेके पैसे कमा रहा, मैं तो सीधा सीधा टैक्स जो है उसको कंज्यूमर से चार्ज कर लूंगा, ठीक है। तो किसका भी कौन बियर करता है टैक्स को? अल्टीमेट यहां पे कंज्यूमर। कलेक्शन मेथड, कलेक्शन मेथड, कलेक्शन कौन कर रहा है? यहां पे कलेक्शन मेथड क्या है? डायरेक्टली है फ्रॉम द इंडिविजुअल और कंपनी, जो भी है। अगर एक इंडिविजुअल है तो वो डायरेक्टली पे कर देगा गवर्नमेंट को। यहां पे क्या है? कलेक्टेड बाय बिजनेसेस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वो कहता है जी गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे, दे हमें दो आप। बिजनेसेस कहते हैं कि आप हमें पे कर दो, हम दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है, आप मजे लो, है कि नहीं। अगला पॉइंट, इंपैक्ट ऑन प्राइसेस। प्राइसेस एंड गुड्स कितने भी चेंज होते रहे कोई फर्क नहीं आता इनकम पे, इनकम टैक्स उतना ही रहना, सीधी सी बात। बट अगर हम बात करें किसकी? इनडायरेक्ट टैक्स की, तो बेटा फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा प्राइसेस बढ़ जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की, और गुड्स एंड सर्विसेज की अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा? फर्क आएगा ना, टैक्स बढ़ा और रेट बढ़ गए, तो ये चीज है। अगला एडमिनिस्ट्रेशन, मोर कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्स एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डायरेक्ट टैक्स में एक्यूरेट आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, रिपोर्टिंग देनी है इनकम और वेल्थ की। और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स में तो सिंपलर है कलेक्ट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट किसके लिए कॉम्प्लेक्स होगा? बिजनेसेस के लिए, जिन्हें पे करना है वो टैक्स। आपके लिए कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज आपको क्या है यार, आपने तो प्रोडक्ट लिया, ले भाई ले पैसे, खत्म कहानी। आईफोन ले लिया, आईफोन यूज करना है यार, एंजॉय करेंगे, आपने सीधा टैक्स की पेमेंट कर दी। अब दिक्कत किसके लिए है? बिजनेसेस के लिए। वो देखेगा कि भाई कितने आईफोन बिके थे,
सबका टैक्स देना है मैंने इकट्ठा करके, तो वो कैलकुलेशन करेगा, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये तो था सारा कुछ बेसिक्स, अब थोड़ा सा हम मेन मुद्दों पे आ जाते हैं। मेन मुद्दा ये है कि हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ना है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। बट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस से पहले हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि भाई टैक्स है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है। ये सब मैंने आपको अब समझा दिया। अब इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी कहां से आ गया एकदम से, इतने सारे टैक्स हैं, टैक्सेस हैं, वो क्यों ना पढ़े हम इस वजह से वो सब नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज वो पहले हुआ करते थे, सब हट गए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई कि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था ना, गवर्नमेंट ने कहा यार इतना सब झंझट जो है ना, इधर से ये टैक्स दो वो टैक्स दो, इनको सबको खत्म करो, एक ले आओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उससे पहले क्या क्या होता था, अब एक बारी उसको देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज होती थी एक्साइज ड्यूटी, जो अभी भी है करंटली, ठीक है, आज के टाइम पे भी एक्साइज ड्यूटी है, कुछ प्रोडक्ट्स पे है, ज्यादा नहीं है। टैक्स ऑन प्रोडक्शन और सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स लाइक अल्कोहल, टोबैको एंड फ्यूल, और आज भी यही नहीं पे है, ये नहीं हटी, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्लूड फ्यूल एंड टोबैको एंड अल्कोहल इन जीएसटी, बट अभी भी वो उन्होंने ये चीज करा नहीं है। रीजन बीइंग डिफरेंट, हर एक चीज का एक अलग पहलू होता है, वैसे ही यहां पे भी एक हर एक चीज का एक अलग पहलू है। मे बी यहां से रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा अच्छा हो रहा हो इन 3 प्रोडक्ट से, या जो भी रीज़न हो सकता है, दैट गवर्नमेंट नोज मच बेटर। सो दे आर कंसीडरिंग इट कि जल्दी से जल्दी इनको भी जीएसटी के अंडर लाया जाए, सो दैट ये भी एक डिपार्टमेंट जो है ख़त्म किया जाए। बट अभी बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं, धीरे धीरे करके आ जाएगा, आई होप सो। तो एक एक्साइज ड्यूटी है जो आज भी है, पे कौन करता है, मैन्युफैक्चरर्स, बट द कॉस्ट इज यूजुअली पास्ड ऑन टू कंज्यूमर्स। वही चीज है इनडायरेक्ट टैक्स है, बिकॉज तो पे कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरर, बट ले किससे रहे हैं, कंज्यूमर्स। अगला आ जाता है सेल्स टैक्स, अ टैक्स एडेड टू द प्राइस ऑफ गुड्स व्हेन दे वर सोल्ड टू द कंज्यूमर। जीएसटी के आने से पहले कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो, उस पर आपको सेल्स टैक्स देना पड़ता था। आज के टाइम पे क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी है, बट उससे पहले क्या होता था, कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उस पर आपको सेल्स टैक्स देना है। अगला पॉइंट है सर्विस टैक्स। जैसे कि सेल्स टैक्स है वो आपको प्रोड्यूस ऑफ गुड्स पे देना है, वैसे ही सर्विस टैक्स आपको किस पे देना था, सर्विसेज पे, जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उस पे आपको देना होगा। अगला था कस्टम ड्यूटी। व्हाट इज कस्टम ड्यूटी, अ टैक्स ऑन गुड्स ब्रॉड इनटू और सेंट आउट ऑफ अ कंट्री। ये आज भी चल रहा है, आप सबने देखा होगा, कहीं फॉरेन में घूमने जाते हो, गए होगे सब मोस्टली लोग, आजकल तो घूमने का बहुत, फॉरेन घूमने का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। लोग दुबई जाते हैं और थाईलैंड, बाली, ये सब जगह बहुत इजीली एक्सेसिबल है लोगों के लिए। सो जब आप बाहर घूमने जाते हो, वहां से कुछ आप बाहर परचेज करके ला रहे हो, ठीक है, अगर आप बल्क क्वांटिटी में ला रहे हो, यू हैव टू पे कस्टम ड्यूटी, आपको कस्टम्स देने पड़ते हैं, नहीं तो कस्टम डिपार्टमेंट रोक लेता है। हाँ भाई, कोई दोस्त यार गया हुआ है दुबई आपका घूमने फिरने, आपने उससे आईफोन मंगा लिया, या आपने कोई टेक्नोलॉजिकल आइटम मंगा ली, उससे गोल्ड मंगा लिया, गोल्ड बहुत सस्ता है वहाँ पे, टैक्सेस कम है बिकॉज, तो आपने वो मंगा लिया, तो वो क्या हो जाता है, फॉर कंजम्पशन पर्पज है, उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। बट अगर वही चीज़ वो बल्क में ले आया, वो आईफोन लेके आ रहा है 8-9, तो वो चीज़ हो जाती है कस्टम ड्यूटी के अंडर, बिकॉज आप कोई भी चीज़ एक बल्क में लेके आएंगे तो गवर्नमेंट समझती है कि आप उसे सेल करने के लिए ला रहे हैं, एंड दैट इज, तब गवर्नमेंट कहती है कि आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। दैट इज वाई कस्टम ड्यूटी लगती किस पे, जो भी प्रोडक्ट आपका परचेज हो रहा है बाहर से या आप बाहर भेज रहे हैं, ठीक है। अगला है वैल्यू एडेड टैक्स, ये खत्म हो गया। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता था
जैसे कि हम करते क्या थे, हर एक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है, हर एक लेवल पे ना हम एक टैक्स परसेंटेज ऐड कर देते थे। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपने गाड़ी देखी, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है टाटा, आई कंसीडर टाटा, टाटा है, टाटा एक गाड़ी बना रहा है। सबसे पहले उसने आयरन लिया, स्टील लिया स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, तो वो परचेज करा। उसने जब वो परचेज करा तो उसने पेमेंट करी टैक्स की, पहली पेमेंट हो गई टैक्स की, वहां पे वैट हो गया, ठीक है। फिर उसने इंजन लिया, उस पर परचेज करा, उस पर पेमेंट करी। या चलिए ये भी एग्जांपल ना लेकर के एक अच्छा एग्जांपल और ले लेते हैं हम ब्रेड का। आप ब्रेड खाते होंगे, हर कोई बंदा ब्रेड खाता है, ठीक है। ब्रेड बनती कैसे है? क्या यूज होता है? आटा, मैदा, ठीक है। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर है, उसने आटा लिया, उस पर वैट दे दिया, ठीक है। फिर उसने अवन लिया, अवन पे उसने वैट दे दिया। अब क्या हुआ, ये हो गया। अब आटा अवन को उसने यूज कर करके ब्रेड बना दी, अब उस पे जो कंज्यूमर है वो वैट देगा। सो बेसिकली हुआ क्या, जो आटा पे पहले वो वैट दे चुका था, उस पे फिर उसने वैट दिया दूसरे कंज्यूमर ने, जो कि ब्रेड फाइनल कंजम्पशन पे आई उस पे दिया। तो दिस वॉज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है कि आपका जब प्रोडक्शन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, तो उस पे जो जो स्टेजेस आ रही है प्रोडक्शन की, वहां पे आपको टैक्स इंक्लूड किया जा रहा है। हर प्रोडक्शन पे, हर एक स्टेज पे टैक्स को पेमेंट हो रही है। तो दिस वॉज वैल्यू एडेड टैक्स। इसकी जगह, इन सब की जगह, एक एक्साइज ड्यूटी को छोड़ के और एक कस्टम ड्यूटी को छोड़ के, बाकी इन सब की जगह हमारे पास अब आ गया है जीएसटी, जो कि इन तीनों टैक्सेस को, और भी बहुत सारे टैक्सेस थे जिनको खत्म कर दिया गया है और उनकी जगह ले ली गई है जीएसटी ने। वो बहुत अच्छी चीज है। तो आज का लेक्चर मैं यहां पे खत्म करता हूं। आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ें, इंट्रोडक्शन पढ़ें, क्या है क्या नहीं है, क्या चीज आपको समझ आती है। जो चीज समझ में नहीं आती, डू मेंशन इन द कमेंट्स। मैं अगली क्लास में जरूर उसको यहां पे हाईलाइट करूंगा और बताऊंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, डू मेंशन इन द कमेंट्स एंड डू लाइक इफ यू लव द लेक्चर। अगला लेक्चर में हम जीएसटी को स्टार्ट करेंगे, जीएसटी का इंट्रोडक्शन लेंगे, जीएसटी के अर्लियर स्टेजेस में क्या रहा, कैसे रहा, गवर्नमेंट कितनी परेशान रही, गवर्नमेंट ने कैसे इसको इंट्रोड्यूस करा, सब चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग।